चूंकि हम लोग साइंस का पहला टॉपिक जो हर किसी एग्जाम में होता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आप लोगों का जेकेएएस हो, या कोई नेट हो, या कोई भी जेकेएसएसआरबी का एग्जाम या सेंट्रल लेवल का एग्जाम, इसमें साइंस पोर्शन होता ही होता है। तो हम लोगों ने पहले वाला पोर्शन यहाँ पे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो स्टार्ट किया है। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम लोगों ने अब तक कुछ एनर्जी के सोर्सेज पढ़े हैं, तो आज हम लोग और एक एनर्जी के सोर्स की तरफ चलेंगे। होप कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले जो चीज हमें पता होनी चाहिए वो हमें पता होनी चाहिए विंड। ये विंड किसको हम लोग कहते हैं? तो विंड की अगर बात करें, विंड हम लोग कहते हैं फास्ट ब्लोइंग एयर। क्या? फास्ट ब्लोइंग एयर, यानी जो आपके एटमॉस्फेयर में हवा होती है, जब इसकी स्पीड ज्यादा होती है तो उस समय हम लोग इसको विंड कहते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि विंड कैसे बनती है, फॉर्मेशन। तो देखिएगा, अगर हम लोग देखें, ये हम लोग ले लेते हैं जमीन का एक वाला एरिया, ये ले लेते हैं जमीन का दूसरे वाला एरिया। क्योंकि हम लोगों की जमीन जो है रोटेट करती है सूरज के इर्द गिर्द, लेकिन अगर हम लोग ये एरिया एक ले लेते हैं, यहाँ पे सूरज है, इस वाले एरिया में हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर जो यहाँ पे है वो है हाई। याद रखिएगा, यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, ठीक है ना। तो दूसरे वाला एरिया हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो। जब यहाँ पे टेम्परेचर लो है, जिस जगह पे टेम्परेचर हाई होता है वहां जो एयर होती है वो हो जाती है रेयरर, यानी हीट की वजह से वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं वो पार्टिकल। किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। ये टेम्परेचर कौन डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? सन। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, जहां पे टेम्परेचर हाई होता है वहां पे जो है प्रेशर भी होता है हाई। किसका प्रेशर होता है? हाई एयर का। क्योंकि यहां पे टेम्परेचर लो है तो यहां पे भी क्या होता है? प्रेशर लो। क्योंकि हम लोगों के पास एक चीज है, फिजिक्स में हमेशा एक चीज मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहां से हाई प्रेशर से कौन मूव स्टार्ट करेगी? एयर टुवर्ड्स कहां पे? लो प्रेशर की तरफ, और जिसकी वजह से हम लोगों की बन जाती है विंड। यानी विंड हमारी बनती है, दैट इज पहला रीजन जो है, दैट इज अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अब इसकी वजह से क्या बनती है? विंड। अब ट्रेडिशनली अगर देखें हम लोग, ट्रेडिशनली विंड को इस्तेमाल किया जाता था सेल बोट्स, यानी आप लोगों ने नाव देखी होगी समंदर के अंदर, उस पे कपड़ा लगा हुआ होता था, वो विंड इसको स्ट्राइक करती थी। स्ट्राइक करने के बाद विंड जो है आगे जाती थी, ये बोट जो है आगे जाती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही दुनिया में विंड मिल वजूद में आ गई। अब अगर हम लोग बात करें, ये विंड मिल किसको हम लोग कहते हैं, यह भी हमें पता होना चाहिए कि विंड मिल किसको कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, विंड मिल हम लोग कहते हैं कि ये वो जगह है या ये वो डिवाइस है जो, दैट इज, ध्यान रखिएगा यहां पे, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स विंड एनर्जी। क्योंकि विंड के पास काइनेटिक एनर्जी है, कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू करंट। उस वाली चीज को क्या हम लोग कहते हैं? विंड मिल। याद रखना, यहां पे क्या होती है? विंड की एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी जो है, जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग कहते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसको कन्वर्ट करे करंट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विंड मिल। अब इस विंड मिल में क्या होता है? सबसे पहले विंड मिल की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्लेड्स, ठीक है ना। यहां पे ब्लेड्स फैन के तरह पंख होते हैं। इसके बाद ये कनेक्ट होता है टरबाइन के साथ, और टरबाइन जो यहां पे है ये एक पोल के ऊपर इरेक्ट होता है। जैसे ही विंड आती है, विंड किसके साथ स्ट्राइक करेगी? वेनस के साथ। वेनस किसको मूव करेंगे? एक्सेल को,
और एक्सल किसको मूव करेगी? टरबाइन या जनरेटर को, और यहां से क्या निकलती है? हमारी करंट। यानी विंड के पास जो एनर्जी हम लोगों की होती है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट करंट में। अब अगर इंडिया की हम लोग बात करें, ध्यान रखिएगा, इंडिया में अगर हम लोग देखें, इंडिया आता है 5th रैंक में। किसमें? विंड से जो एनर्जी जो है हम लोग हार्नेस कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहां पे बात करें, इंडिया की जो टोटल कैपेसिटी है, यानी टोटल कैपेसिटी किसकी? विंड एनर्जी की, वो है 45,000 मेगावाट्स। हम लोग क्या हासिल कर सकते हैं? एनर्जी किससे? विंड से। लेकिन इस समय यह है कैपेसिटी, इस समय हम लोग हासिल करते हैं 10 to 5 मेगावाट स्कूल, वो भी कहां पे? कन्याकुमारी पे। यानी यहां पे विंड एनर्जी की अगर बात करें तो विंड एनर्जी को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी। इसी तरह अगर हम लोग अब देखें दूसरी वाली जो अब हम लोग एनर्जी ले लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिएगा, अगर हम लोग एक दरिया ले ले, दरिया के अंदर पानी मूव कर रहा होता है, ठीक है ना? जब दरिया के अंदर पानी मूव कर रहा होता है, इसके पास भी यहां पे काइनेटिक एनर्जी है। पानी के अंदर जो ये काइनेटिक एनर्जी है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रो एनर्जी, ठीक है ना? यहां पे अब यहां पे देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये दरिया एक है, दरिया के आगे हम लोग डैम बनाते हैं। तो डैम का मकसद होता है पानी जमा रहे एक जगह, ताकि साल भर हमें पानी की किल्लत ना हो। इसके बाद क्या किया जाता है? इस डैम से पानी नीचे की तरफ आता है। नीचे क्या लगे हुए होते हैं? वेन्स। वेन्स कनेक्ट होते हैं टरबाइन और जनरेटर के साथ। जैसे पानी आ जाता है, पानी किसको मूव करता है? वेन्स को। वेन किसको मूव करती है? टरबाइन को और जनरेटर को, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या होती है? प्रोड्यूस वहां पे करंट। यानी अब यहां पे अगर हम लोग देखें, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किसको हम लोग कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहते हैं, तवज्जो रखिएगा यहां पे, करंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर, ठीक है ना? और जिस जगह आप लोग ये करंट हासिल करते हो पानी से, उसको हम लोग कहते हैं यहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। अब यहां पे अगर हम लोग देखें, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारी है, तो तवज्जो रखिएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है, ये है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इंडिया की अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया में अगर हम लोग देखें, तो हम लोग इंडिया में 1.5 into 10 raised power 4 मेगावाट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। क्या जनरेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें से अब तक हम लोगों ने 70% एनर्जी जो है वो हम लोगों ने हार्नेस की है। यानी हार्नेस इन द सेंस, यानी आउट ऑफ दिस 1.5 into 10 raised power 4 मेगावाट से अगर हम लोग बात करें, इसमें से सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने कितनी एनर्जी हासिल की है? हम लोग कितना हासिल कर चुके हैं? कुल 17% हार्नेस हम लोग कर चुके हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये तो थी हम लोगों की यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे कहां पे चलेंगे? तो आप लोगों ने समझना है यहाँ पे अगले वाला टॉपिक यहाँ पे जो हम लोगों का होगा। हम लोगों का अगला सोर्स ऑफ एनर्जी जो यहाँ पे होगा वो होगा हम लोगों का फॉसिल। यहां पे ध्यान रखिएगा, जो अगले वाला सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोगों का होगा वो होगा हम लोगों का, दैट इज, जिसको आप लोग कहते हो फॉसिल फ्यूल्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फॉसिल किसको कहते हैं। फॉसिल ग्रीक वर्ड से निकला है, फॉसीर से। फॉसीर हम लोग कहते हैं डग अप, किसी चीज को खोद के बाहर निकालना। फॉसिल हम लोग कहते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल हो या माइक्रोब हो, अगर वो जमीन के नीचे दफन हुए हैं तो दफन होने के साथ, लेकिन वो वहां पे डिकम्पोज नहीं हुए हैं, उनको हम लोग आजकल बाहर निकालते हैं, उन्हें कहते हैं फॉसिल। फॉसिल हम लोग यहां पे देखिएगा, फॉसिल हम लोग कहते हैं डेड। ध्यान रखिएगा, हम लोग फॉसिल किनको कहते हैं?
यहां पे देखिएगा फॉसिल हम लोग यहां पे कहते हैं, एक सेकंड, देखिएगा फॉसिल की अगर बात करें तो फॉसिल हम लोग कहते हैं यहां पे, किसको कहते हैं, तो तवज्जो रखिएगा आप लोग, फॉसिल हम लोग कहते हैं डेड प्रिजर्व्ड बायोटा इनसाइड अर्थ सरफेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल। ठीक है ना। अब अगर हम लोग फॉसिल इसको जमीन से बाहर निकालते हैं और उसके बाद हम लोग उन्हें जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स हम लोग कहते हैं। यहां पे सिंपल सी एक डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि फॉसिल फ्यूल्स किनको आप लोग कहते हो, आप लोग उससे कहना कि अगर हम लोग फॉसिल्स को जमीन से निकालेंगे, यानी यहां पे अगर आप लोग देखोगे हम लोग किनको कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, दैट इज फ्यूल्स obtained from fossils, यानी वो फ्यूल्स जो आप लोग फॉसिल्स से हासिल करते हो उन्हें कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। लेकिन जितने भी फॉसिल फ्यूल्स दुनिया में है ये है नॉन रिन्यूएबल। इनको आप लोग दोबारा जो है प्रिपेयर नहीं होते या बहुत समय इनको लगता है। सेकंड वन, हमारे पास ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ये दुनिया में कुल 3 है। सबसे पहले कोल, दूसरी वाली जो है दैट इज पेट्रोलियम, और चौथी वाली जो आप लोगों की आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल गैस। ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम लोग चले कोल के बारे में, सबसे पहले कोल हम लोगों की क्या है, फॉसिल फ्यूल, याद रखिएगा। सेकंड वन, इसके अंदर जो मेन चीजें होती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। अब अगर हम लोग देखें कोल कब बनी और कैसे बनी, देखो क्या कहा जाता है कि एक वक्त 300 मिलियन साल पहले, 300 मिलियन साल पहले की बात करें, उस वक्त को हम लोग कहते थे कार्बोनिफेरस एरा। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव आ जाता है, क्या कहते हैं, कार्बोनिफेरस एरा। इस कार्बोनिफेरस एरा में क्या था, कहा जाता है कि जमीन के ऊपर सिर्फ जंगल ही जंगल थे। इन जंगलों के साथ क्या हुआ यहां पे, तो ये जो जंगल हम लोगों के हैं ये दफन हो गए जमीन के नीचे। कैसे जमीन के नीचे दफन हो गए, इसके 2 रीजन हैं। आधे कहते हैं कि अर्थक्वेक्स आए, ठीक है ना, यहां पे आधे कहते हैं फ्लड्स आए और फ्लड्स की वजह से ये जमीन के नीचे दफन हुए। जब जमीन के नीचे दफन हुए प्लांट्स, इनके ऊपर क्या आ गई, अब सॉइल। ठीक है ना। सॉइल ने क्या किया, इनके ऊपर प्रेशर करना स्टार्ट किया, यानी इनके ऊपर जब मिट्टी बैठ गई तो प्रेशर की वजह से इनके अंदर जो मोस्ट ऑफ द टाइम वोलेटाइल मटेरियल था, लिक्विड्स, वो प्रेशर की वजह से बाहर निकले। और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से लिक्विड मटेरियल यहां से बाहर निकला और वजूद में आया कोल। यानी कोल हम लोगों की बनी है ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ सरफेस। इन प्लांट से वोलेटाइल मटेरियल बाहर निकले और हम लोगों की कोल बनी। और उस प्रोसेस को जिसके जरिए कोल हम लोगों की बनी उसको हम लोग कहते हैं कार्बोनाइजेशन। यानी कार्बोनाइजेशन जो है हम लोगों की रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो पहले वाला टाइप जो कोल का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसे आप लोग कहते हो यानी कोल टाइप्स हम लोगों के हैं। सबसे पहले पीट, ठीक है ना। तो पीट हम लोगों की पहली वाली टाइप कोल की है। दूसरी वाली टाइप जो है जिसको आप लोग कहते हो लिग्नाइट, और तीसरी वाली कोल जो है हम लोगों की वो कहते हैं हम लोग बाइटमिनस। और चौथी वाली टाइप कोल की जो हमारी पास है जिसे हम लोग कहते हैं एंथ्रासाइट। यह हम लोगों के
कोल के टाइप्स है। सबसे प्राइज्ड कोल जो पाई जाती है, जिसपे सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट जो है वो सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? मोर देन 94%। ठीक है ना। तो ये तो था हमारा पहला फॉसिल फ्यूल कोल। तो कोल को आजकल अगर हम लोग देखें, कोल से हम लोगों को एक प्रॉब्लम है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू कम है, इसकी वजह से पोल्यूशन हो जाता है। इसी कोल को हम लोग हीट करके इससे और एक फ्यूल बनाते हैं, कोक। कोक क्या है? प्रोसेस्ड फ्यूल। प्रोसेस्ड फ्यूल जो किससे बनता है? कोल से। इसके अंदर होता है 98% कार्बन। अब इसके बाद हम लोग उठाते हैं और एक फ्यूल, पेट्रोलियम। अब अगर यहां पे बात करें पेट्रोलियम, पेट्रा मीन्स रॉक, और ओलियम मीन्स ऑयल। अब ये है क्या? देखिएगा, हमारे पास समंदर के नीचे होता है रॉक्स, जिनको हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। मॉडर्न थ्योरी में कह रहा हूं, मॉडर्न थ्योरी हमें कहती है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की डेथ हो जाती है, पर्टिकुलरली फाइटोप्लैंक्टॉन्स यानी छोटे छोटे प्लांट्स या जू प्लैंक्टॉन्स, हमारे छोटे छोटे कीड़े, जब उनकी डेथ हो जाती है वो नीचे सेटल डाउन होते हैं। सेटल डाउन जब नीचे वो हुए, इनके ऊपर और सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके नीचे अब आ गए? दो सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे, और वहां पे ये हो जाते हैं ब्रेक डाउन इस प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से हम लोगों का बनता है यहां पे पेट्रोलियम। यानी पेट्रोलियम जब लिविंग ऑर्गेनिज्म्स दफन हो जाते हैं रॉक्स के बीच में, तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं ऑयल में हमारे। सबसे पहले दुनिया में अगर देखें, सबसे पहले दुनिया में ऑयल निकाला गया पेनिसिल्वानिया के अंदर, यूएसए में। इसी तरह इंडिया में सबसे पहले ऑयल निकाला गया मकूम, आसाम में। लेकिन जब हम लोग ये पेट्रोल की बात करें, जब हम लोग ये निकालते हैं, जमीन से पेट्रोलियम को निकालना, इसको हम लोग कहते हैं ड्रिलिंग। ड्रिलिंग हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल फ्रॉम अर्थ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रिलिंग। अब इस ड्रिलिंग के बाद क्या किया जाता है? तो तवज्जो रखिएगा यहां पे, इस ड्रिलिंग के बाद जगह एक होती है जहां पे पाइप्स के जरिए, समंदरी जहाजों के जरिए इस ऑयल को पहुंचाया जाता है। उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? रिफाइनरी। रिफाइनरी में क्या पहुंचाया जाता है? क्रूड ऑयल। आप देखिएगा, जब ये रिफाइनरी के अंदर ये पहुंच जाता है, कौन? क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल जैसे ही रिफाइनरी के अंदर पहुंचा, तो ध्यान रखिएगा, रिफाइनरी के अंदर जैसे ही क्रूड ऑयल पहुंच जाता है, तो तवज्जो रखना, क्रूड ऑयल जब रिफाइनरी के अंदर पहुंच जाता है, इसको नीचे रखा जाता है इस रिफाइनरी में, और नीचे से क्या इसको दी जाती है? हीट। तो जैसे हीट दी जाती है तो यहां से क्या निकलते हैं? गैसेस। वो गैसेस कूल डाउन होके क्या बनाते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोल। सबसे पहले जो निकलती है पेट्रोलियम गैस, जिसको लिक्विफाई करके हम लोग फिर एलपीजी बनाते हैं। उसके बाद निकलती है पेट्रोल, ठीक है ना। उसके बाद निकलती है केरोसिन, उसके बाद निकलती है डीजल, ठीक है ना। उसके बाद निकलती है लुब्रिकेंट्स, ग्रीस एटसेट्रा। इस प्रोसेस को जहां पे हीट के जरिए डिफरेंट वेपर्स बनते हैं और वो वेपर्स कूल डाउन होके डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकालते हैं, उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अगर एक से ज्यादा लिक्विड्स आप लोगों के फ्यूज हुए हैं, फ्यूज होने के साथ जब आप लोग उसको हीट देते हो, क्योंकि हर एक लिक्विड का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे वो अलग हो जाते हैं और पेट्रोल के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। सेकंड वन, अगर हम लोग अब देखें, नेक्स्ट वन जो हमारे पास होती है नेचुरल गैस। कभी कभार
पेट्रोलियम फॉर्मेशन जब होती है उस दौरान पेट्रोल के बजाय वहां पे गैस बनती है, जिस गैस को हम लोग कहते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में देखिएगा कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। पहली वाली कंपोनेंट जो इसके अंदर होती है प्रोपेन। दूसरी वाली चीज जो इसके अंदर आप लोगों की होती है प्रोपेन के अलावा ब्यूटेन। इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है या नाइट्रोजन। लेकिन इन सभी फ्यूअल्स में प्रॉब्लम एक है कि आप लोग इन फ्यूअल्स को कंटिन्यूअसली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाले समय में ये दुनिया में क्या हो जाएंगे, खत्म। अब जो और एक एनर्जी हम लोगों का सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग कहते हैं एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रेकिंग, सुनिएगा यहां पे, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ न्यूक्लियस। जब आप लोग दो न्यूक्लियस को तोड़ोगे या जोड़ोगे, मेकिंग ऑफ न्यूक्लियस, उस समय हम लोग उसको क्या कहते हैं, आप लोग उस समय उसको कहते हो न्यूक्लियर एनर्जी। तो चलते हैं पहले टाइप की तरफ। देखिएगा हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको आप लोग कहते हो यूरेनियम। यूरेनियम अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस बेरियम में प्लस क्रिप्टॉन, प्लस क्या निकलते हैं वहां पे 3 न्यूट्रॉन्स, प्लस क्या निकलती है एनर्जी। इस एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पीसफुल पर्पस के लिए या डिस्ट्रक्शन के लिए भी। पीसफुल पर्पस के लिए ध्यान रखिएगा, पीसफुल पर्पस के लिए अगर हम लोग बात करें तो पीसफुल पर्पस के लिए हम लोग इससे हासिल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन डिस्ट्रक्शन से, इसी रिएक्शन को हम लोग डिस्ट्रक्शन से इसको क्या बना सकते हैं, एटम बॉम्ब। ये जो यहाँ पे रिएक्शन आप लोगों ने ले ली, यूरेनियम ब्रेक डाउन हुआ बेरियम और क्रिप्टॉन में, और यहां से क्या निकली आप लोगों की, यहाँ पे बनी आप लोगों की एनर्जी। इस एनर्जी को हम लोग पानी को बॉयल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, और वहां से क्या हम लोगों को निकल सकती है फिर करंट। वो जगह जहां पे न्यूक्लियर प्लांट, किसको हम लोग कहते हैं, न्यूक्लियर प्लांट हम लोग कहते हैं प्लेस where nuclear fission is used to produce current। क्या to produce current। इस वाली रिएक्शन को यहाँ पे यूरेनियम का ब्रेक डाउन होना बेरियम और क्रिप्टॉन में, इस वाली रिएक्शन को हम लोग कहते हैं व्हाट वी कॉल इट एज, आप लोग इसको कहते हो न्यूक्लियर फिशन। अब देखिएगा यहाँ पे अगर आप लोग हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ले लेते हो तो यहाँ पे निकलता है हीलियम। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर कहते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ पे बना हीलियम, प्लस क्या निकलती है यहाँ पे भी एनर्जी। इस वाली जब दो एटम्स आपस में मिले और एक बड़ा सा एटम बनाए, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन हम लोगों को स्टार्स के अंदर पाया जाता है, या इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए। ठीक है ना। यहाँ पे ये थी हम लोगों की नेक्स्ट वन सोर्स जो थी, जो यहाँ पे थी न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं करंट हासिल करने के लिए। हो क्या आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। शुक्रिया। बाकी जो इसमें किस कंट्री में कितना कोल, किस स्टेट में कितना कोल, पेट्रोलियम या कोई सा एनर्जी सोर्स पाया जाता है, वो हम लोगों का अलग वीडियो उसमें होगा। शुक्रिया।